स्वागत देश विदेश ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਘਾ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ मैं खास गल इसलिए कर रही है क्योंकि अज 21 मार्च है तो पूरे विश्व दे विच विश्व जंगलात दिहाड़ा जिहड़ा है वो अज मनाया जा रहा है। तो अज का दिन खास तौर पर गल करनी बनती है ताकि असी अपनी कुदरत के प्रति अपने जंगलात के प्रति होर सुचेत हो सकीए, जागरूक हो सकीए तो होर कुदरत की सेवा दे विच लग सकीए। क्योंकि कुदरत जे साडे ते मेहरबान है तां ही असी सुखी है। जे कुदरत अपना कहर दिखाती है तो चारों पासे हाहाकार मच जाता है। फिर अज खास मौके ते गलबात करते हैं तो इस खास विषय ते गलबात करते हैं तो गलबात करने लिए स्टूडियो दे विच मेरे नाल मौजूद ने। बहुत स्वागत करते हैं धर्मवीर दैड़ू जी का। धर्मवीर जी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दे विच ने, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने। बहुत तुहाडा स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जी। एंड मेरी तरफ से सारे दर्शकों को सत श्री अकाल। सब तो पहले मैं दूरदर्शन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस इनने जो इम्पोर्टेंट डे है उस पर डिस्कस करने के लिए बुलाया, जो कि साड़ी ह्यूमैनिटी लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मायने रखता है। तो मैं बहुत ही धन्यवादी हाँ दूरदर्शन का। थैंक यू जी। जी अपनी गलबात नू शुरू करते हैं कि बड़ा खास दिन है अज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। तो सब तो पहला तुहाडे तो यही जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है अज के दिन नू, की इतिहास है इस दे पिछे? जिमें कि असी गल करिए तो यदि अपन शुरुआत करें, मान लो कि साडे जो गुरु महाराज ने दसिया गुरबाणी दे विच कि पवन गुरु पानी पीता मात धरत महत, तो उस टाइम भी जो साडे एनवायरनमेंट दी और पर्यावरण दी ते साडे फॉरेस्टां दी इन्नी महत्ता नूं दसिया गया है। और इसी चीज़ का रियलाइजेशन जो है ओवर द टाइम में जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हुआ। यदि मैं हिस्ट्री की गल करिए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट डी, तो सब तो पहले ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता सी 1971 तो सेम डेट नूं 21 मार्च नूं। उस तो बाद ओवर द टाइम काफ़ी सारी कन्वेंशन हुए जिस दे विच इंटरनेशनल लेवल पे ये महसूस किया गया कि साडे लिए एनवायरनमेंट है और जो फॉरेस्ट हैं वो साडे डिग्रेड हो रहे हैं और इस तो की है कि साड़ी जो ह्यूमैनिटी है उन्होंने खतरा हो सकता है जी। बिल्कुल। तो इसी ਨੂੰ रिकोगनाइज करते हुए उन्होंने वालों जो है यूएन जनरल असैंबली वालों 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला इस डे ਨੂੰ वर्ल्ड लेवल पे रिकोगनाइज किया गया सी। और उस तो बाद में हर साल जो है 21 मार्च ਨੂੰ ये जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है जी। ਤੇ ਥੀਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਡੇ ਤੇ ਕੀ ਥੀਮ ਹੈ? जी बिल्कुल, तुसी चंगा दसिया कि हर साल एक थीम होती है। बेसिकली जो ये डे मनाया जाता है और कोई भी इंटरनेशनल डे पे कोई पर्टिकुलर डे मनाया जाता है तो उसका बेसिक पर्पज़ होता है कि किवें उसकी इंपॉर्टेंस है वो आम पब्लिक तक लेके आइए, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करिए। तो यदि फॉरेस्ट के परस्पैक्टिव में यदि असी गल करिए तो इसकी ये है कि किवें कि आम लोगों के विच फॉरेस्ट के बारे अवेयरनेस क्रिएट करिए, किवें कि जो साडा फॉरेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसनूं प्रोटेक्ट करिए ते नाल और फॉरेस्ट नूं बढ़ाइए और ग्रीनरी नूं बढ़ाइए। इसी क्रम दे विच जो 2025 जो है 2025 जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है उसकी थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। फॉरेस्ट एंड फूड जी। तो ये हाईलाइट करता है कि फॉरेस्ट किस तरीके से साड़ी फूड सिक्योरिटी लिए इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कुछ फैक्ट दसिए तो मैं दसना चाहता कि लगभग 5 बिलियन पीपल हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से डिपेंडेंट है। और 2 बिलियन पीपल जो हैं वो आज भी जो साढ़े वुड के जो ट्रेडिशनल फ्यूल मेथड हैं वो कुकिंग के लिए और वक् पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं जी। इस तो अलावा जो साड़ी ट्राइबल्स हैं से कंट्री दे वक् स्टेटां दे विच होए या फिर और भी दूसरी कंट्रीज़ दे विच होए, उन्हां दे विच भी लगभग 1.6 बिलियन जो एडे पीपल हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फिर वो उनकी जो डेली टू डेली जो रूटीन है वो फॉरेस्ट के नाल ही संबंधित है। तो वो सीधे के सीधे उन्हां दी फूड सिक्योरिटी और उन्हां दी लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली फॉरेस्ट तो कनेक्टेड है जी। इस तो अलावा जो लोग फॉरेस्ट से बाहर रह रहे हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ, एक होता है फॉरेस्ट एरिया तो एक होता है फॉरेस्ट कवर। अच्छा, तो फॉरेस्ट एरिया की जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत एज वेल एज ओवर द टाइम काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं एज वेल एज गाइडलाइंस हैं, उन्होंने अकॉर्डिंग जो जिन्ना भी लीगली नोटिफाइड जो रिकॉर्डेड है रेवेन्यू रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ रेवेन्यू रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ के रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ FSI ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟਰੀ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। तो वो की मेजर करते हैं कि 1 हेक्टर तो वध एरिया होना चाहिए तो उसकी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% तो अब होनी चाहिए, उसनों फॉरेस्ट कवर के अंडर में ले लेंगे हैं। उसके बाद उसकी वक् कैटेगरीज हैं, जिमें कि 10 to 40% आ रहा है तो उसको ओपन फॉरेस्ट बोल देते हैं, 40 to 70 आ रहा है तो उसको मॉडरेट डेंस बोल देते हैं, 70% से वो कैनोपी है तो उसको डेंस फॉरेस्ट बोल देते हैं। तो यदि उस डेटा की यदि ऐसे गल करिए, उसकी वो जो FSI है वो हर 2 साल में एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है कि इंडिया का प्रेजेंट जो फॉरेस्ट कवर है एज वेल एज ट्री कवर कितना है जी, वो पूरे कंट्रीज़ का नहीं, वो सारे स्टेटों का भी सेपरेट करके भी रिलीज़ करता है। तो यदि हुण जो रिसेंटली 2023 की रिपोर्ट रिलीज़ हुई 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ, तो उस ਦੇ ਵਿੱਚ जो साड़ी कंट्री का है वो लगभग 21.7% जो है एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है, और यदि ट्री कवर में इंक्लूड कर लिया तो वो 25.17% के आसपास हो जाता है जी। और यदि पंजाब की गल करिए तो पंजाब का जो है फॉरेस्ट कवर वो यदि कंट्री के एवरेज से देखें तो काफ़ी नीचे है जी जी, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर रिच स्टेट है। तो उस पर्सपेक्टिव में जो पंजाब का फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 3.67% के आसपास है, और यदि मैं ट्री कवर भी उसमें इंक्लूड कर देवा तो वो 6-6.5% के आसपास जो है फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर हो जाता है। मैं सारे दर्शकों को दसना चाहता कि ट्री कवर जो होता है वो बेसिकली जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो लगे हुए फॉरेस्ट एरिया जो लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है उस तो बाहर जो ग्रीनरी है, जिमें कि साढ़े खेतों के विच लगे या कोई और जो डिपार्टमेंट की लैंड है उसके विच पेड़ लगे हुए हैं या फिर कोई किसी घरों के विच लगे हुए, वो सारा जो है ट्री कवर की डेफिनेशन के विच आंदा है। तो ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल में रिलीज़ होती है, और इसी रिपोर्ट से ही बेसिकली जो है साडा वो एक डेटा बनता है कि फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है घट रहा है, कितना कार्बन सिंक जो फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट है जो कर रहा है, ओवर द टाइम जो एफर्ट आ रहे हैं वो एफर्ट रंग ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। तो ये जो है मोटा मोटी यदि मैं डाटा के बेसिस में बात करी तो ये साड़ी जो फॉरेस्ट की स्थिति है जो अपनाओ। और इस दे विच मैं एक और दर्शकों को दसना चाहता कि जो साड़ी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 वाली, उसमें एक टारगेट सैट किया गया से कि जो बैलेंस बनाए रखने के लिए कि साढ़े एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के विच बैलेंस के लिए सानू घट्टो घट्ट 33% एरिया जो साडा है वो अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए है। तो उसी कड़ी दे विच जिवें मैं गल कर सी कि साडा जो इस पंजाब का है वो 6.5% के आसपास है जी जी, और जो फॉरेस्ट एरिया वो 6.1% के आसपास है। तो पंजाब गवर्नमेंट वालों एक टारगेट सैट किया कि ऐसी 2030 तक इसनू 7.5% ग्रीनरी जो है पंजाब की लेके जावांगे, और उसके लिए जो है हुण जो डिपार्टमेंट वालों एफर्ट किए जा रहे हैं। जी जी जी। पर ये भी ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि जंगलों की ਜਿਹੜੀ कटाई है वो भी लगातार वध रही है, जंगल घट रहे ने, ਤੇ ਜੇ इसी तरह चलता रहा तो आम इंसान ਨੂੰ ਕੀ मुश्किल आ सकदियां ने। देखो ये बिल्कुल सही गल है तुहाडी कि जंगलों में काफ़ी तरह के चैलेंजेस फेस करने पै रहे हैं, इसीलिए असी इस तरह के जो इंटरनेशनल डे सैलीब्रेट करते हैं लोगों को अवेयर करने लिए जी। जे मैं चैलेंजेस की गल करिए स्पेशली जो जंगलों के परस्पेक्टिव में चैलेंज की गल करिए तो एक तो साडा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट्टे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हुण जो पेड़ कट्टे जाने के रीजन है वो काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं, जिमें कि कुछ डेवलपमेंट की डिमांड होती है, रोड बनाना है, रेलवे डालनी है या कुछ और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने, उन्होंने लिए भी पेड़ कट्टे जाते हैं।
कुछ जिमें कि लोग की अपनी निजी स्वार्थ के लिए भी पेड़ों की कटाई करते हैं। जी जी। तो यदि मैं डाटा के परस्पेक्टिव में गल करा तो लगभग 1 करोड़ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ हर साल पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ वो डिफॉरेस्ट हो रहा है। और वो एक जो साडा इंग्लैंड कंट्री है, इंग्लैंड है, उसकी साइज़ के बराबर हर साल फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है पूरे वर्ल्ड की गल करिए तो। और इसी कड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ जो आगे जो चैलेंजेस है फॉरेस्ट ਦੇ ਲਈ, जो चैलेंजेस फॉरेस्ट ਹੁਣ फेस कर रहा है ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एक है फॉरेस्ट फायर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व ਦਾ लगभग 70 मिलियन ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ जो है हर साल फॉरेस्ट फायर तो अफेक्ट होता है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ भी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ਅਸੀਂ सुन रहे थे कि कैलिफोर्निया ਦੇ ਵਿੱਚ फायर लगी हुई ਸੀ और वो लगातार चलती रही हर 2-3 महीने। 2-3 साल पहले ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ फायर लगी सी, वो करीब 5-6 महीने तक चलती रही। काफ़ी सारे जो साड़ी वाइल्ड लाइफ है उन्होंने नुकसान हुआ, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया डैमेज हुआ। उसके बाद में जो एक चैलेंजेस फॉरेस्ट फेस करते हैं वो है एनक्रोचमेंट का। यदि पंजाब के परस्पेक्टिव में गल करिए और भी जिन्हें भी छोटे स्टेट हैं उन्होंने परस्पेक्टिव में गल करिए जिथे एग्रीकल्चर ज़्यादा होंगी है तो उत्थे एनक्रोचमेंट का भी बहुत ही खतरा है। जी जी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हुण फॉरेस्ट फेस कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, जिन्होंने असी और सानू एड्रेस करने की लोड़ है। जी। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਮਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ सुनते भी आए हैं, कहावतों भी सुनते हैं कि जंगल की आग लग गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिल्कुल सही गल है कि एक बार जंगल की आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी औखा होता है। काफ़ी सारे रीजन है फॉरेस्ट फायर के, कुछ नेचुरल रीजन भी हैं और कुछ और मैक्सिमम जो है मैन मेड रीजन है। जिमें कि कोई बंदा जंगल तो पास हो रहा है, उसने कोई बीड़ी का या कोई सिगरेट का बट सुट्टा जंगल के विच जी जी, और यदि जून जुलाई का मान लो कि मई जून का महीना है जिथे टैंपरेचर यदि उन मान लो पंजाब की गल करिए तो इतने टैंपरेचर करीब 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो बट जो है एक सिगरेट का बट जो है वो पूरे जंगल को नुकसान कर जाता है। एक छोटी सी साड़ी लापरवाही है जी। तो इस तरीके के बहुत सारे मैन मेड रीजन होंगे हैं जिथे मान लो कि कोई दूसरे स्टेट की यदि मैं गल करा तो इतने जैसे काफ़ी ट्राइबल जो हैं पीपल जो हैं झूम कल्टीवेशन नु करते हैं। झूम कल्टीवेशन मतलब वो कि इस साल कुछ एरिया जला दिया, नेक्स्ट ईयर कुछ एरिया उसको फिर एग्रीकल्चर की, फिर जैसे उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई उन्होंने नेक्स्ट एरिया कवर कर लेता। तो इस तरीके की काफ़ी मैन मेड रीजन्स हैं जो कि फॉरेस्ट फायर क्रिएट करते हैं और उस तो साढ़े जंगलों को काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा यदि जो एक मोटा मोटी गल करिए जो असी हर साल सुनते हैं और ऐसी ऑब्जर्व भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेंपरेचर राइज हो रहे हैं। हूँ जिमें कि साड़ी मान लो कि अप्रैल मई या जून जुलाई के विच टेंपरेचर मान लो कि नॉर्मली जो 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहिंदा सी, ऑन एन एवरेज 1.5 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। उसकी वजह से क्या हो गया कि जो फ्यूल जो है ड्राई फ्यूल जो है जंगलों के विच वो बढ़ गया है जी। जिन्ना ड्राई फ्यूल जंगलों के विच होएगा वो एक तरीके से केरोसिन का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है। एक बार आग लग गई तो सारा का सारा ड्राई फ्यूल जलना स्टार्ट हो जाता है और फिर उसको कंट्रोल करना काफ़ी औखा हो जाता है जी। तो इसी दे विच की होंदा है कि हर साल जिन्ना फॉरेस्ट फायर होंदी है, जिवें मैं डाटा ऑलरेडी दस चुके हैं कि 70 मिलियन हैक्टर वर्ल्ड वाइड जो है फॉरेस्ट फायर तो इफेक्ट होता है जंगल। उस तो की होंदा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर के विच रिलीज होती है। वही सेम कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग ने कंट्रीब्यूट कर दी है। उस तो फिर फर्दर टेम्परेचर राइज होता है। तो इस तरीके से एक विशियस साइकिल बन जाता है जी, जी। तो फॉरेस्ट फायर जो है काफ़ी एक खतरनाक चीज़ है और उसनू कोशिश रहिंदी है साडी भी डिपार्टमेंट की भी एज वेल एज सरकारां दी भी कि इसनू कंट्रोल करिए, इसनू काबू ते लेके आइए जी। तो जिस तरह पहले रुखा की कटाई की असी गल कर रहे सी, जे कोई अपने निजी हितां लई रुखा की कटाई कर रहा है या जंगलों नू नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो उहदे खिलाफ कोई सख्त सज़ावां ने?
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो उसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी एक वन ऑफ द मैंडेट है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो ऑलरेडी आ साडा फॉरेस्ट है उसनू प्रोटेक्ट करन दी। जी। उसके लिए साडे कोल जो हथियार हैं वो एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। फिर जो पंजाब का जो प्राइवेट एरिया है जो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के अंडर में आंदा है, तो उसके लिए भी एक PLP एक्ट बना हुआ है, उसमें भी सज़ा का प्रावधान है। फिर उसके बाद में जैसे कि एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 आया सी, जिस दे विच की है कि कोई भी एजेंसी या कोई भी एक पर्सन जो यदि फॉरेस्ट लैंड नू नॉन फॉरेस्ट्री परपज़ दे लिए यूज़ करना चाहता है या पेड़ कटाई करता है, तो वो एक्ट भी उसके ऊपर लागू होता है। इसके अलावा ओवर द टाइम काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वालों भी एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट वालों भी, और उन्होंने दे विच काफ़ी सख्त जो है सज़ा दे प्रावधान है। और एक जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, जो कि साड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं नेशनल पार्क है उन्होंने विच लागू होता है। उस दे विच भी लगभग 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट दे विच 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, 6 महीने से लेकर 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो इस तरीके के एक्ट हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्ट हैं। एज वेल एज इसमें काफ़ी सारे जैसे कोई पेड़ कट लेना है तो डिपार्टमेंट वालों कंपनसेशन रेट डिसाइड की हुई है कि उन पर जुर्माना लगाया जाता है। और जो एक जिथे जिथे जो रिस्क वाले एरिया जिथे जिथे सानू लगता है कि इत्थे कटाई हो सकती है, तो उत्थे साड़ी प्रॉपर मॉनिटरिंग रहती है। जो भी कोई चोर या कोई पकड़ में आंदा है तो उसके ऊपर असी सख्त तो सख्त कार्रवाई करते हैं। और ये जो एक्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्ट है और काफ़ी डिटरेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? आज के दिन जिवें कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड दे विच ही मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है से जो साड़ी मिनिस्ट्री है सेंट्रल लेवल पे, जैसे MOE FCC है तो साड़ा हर एक स्टेट दे विच डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो स्कूल के बच्चों नू नाल लेके ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs हैं, सिविल सोसाइटी हैं ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ हैं। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੀਮੈਟਿਕ पेंटिंग हो गई, जो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ जो फॉरेस्ट है उसके बारे में अवेयर कराइए ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ पेंटिंग ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जो है रिलीज़ वगैरह ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ जो फ्रिंजेज एरिया हैं जो फॉरेस्ट की बाउंड्री के नाल लगते हैं, जो आबादी एरिया हैं, उसमें असी एक प्रॉपर एक रैली टाइप की ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि लोग समझ सकें कि हुण फायर सीजन स्टार्ट हो रहा है, साड़ी की ड्यूटीज़ हैं, सानी किवें उन्होंने जो है फॉरेस्ट एरिया दे विच बिहेव करना है, किस तरीके से वो कुछ डूज एंड डोंट्स करने नहीं करने। इस तो अलावा अग लगी तो किसनू या किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना है। तो इस तरीके के जो अवेयरनेस जो प्रोग्राम है गल कर रहा सी, और ये चलो एक पर्टिकुलर डे उस दे विच तो मनाए जाते हैं, लेकिन ये डे जो है लिमिटेड नहीं है, पूरे साल दे विच साडे कुछ न कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। चाहे वो वर्ल्ड वेटलैंड डे हो, चाहे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो, या फिर वर्ल्ड बर्ड डे हो, सारे के सारे प्रोग्राम है। और इवन जो वन महोत्सव असी मनाते जुलाई और अगस्त दे विच, तो पूरी साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इस एक्टिविटी दे विच इंगेज रहता है, कितने न कितने एक्टिविटीज़ की किस तरीके से लोगों को मोर ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके। और जो साडा स्पेशल टारगेट रहता है वो स्कूली बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो आने वाली जनरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जनरेशन यदि सजग रहेगी, जागरूक रहेगी, तो वो साडे फॉरेस्ट ਨੂੰ और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਟਣ ਦੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ
ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਰੀਜਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं कि ਜਿਵੇਂ कि जो मेन रीजन जो है वो डेवलपमेंट करके है कि किस तरीके से जो एक ह्यूमैनिटी की ऑब्वियस ही बात है कि डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल ਜਦੋਂ तो सारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट होता रहा है, तो डेवलपमेंट की वजह से भी पेड़ों की कटाई होती है जी। बट इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी योग है कि ऑब्वियसली कि डेवलपमेंट साड़ी नीड है, लेकिन साड़ा डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो एक बैलेंस बना के चले, एनवायरनमेंट ते डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बना के चलिए। वो जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए है। मैं सारे दर्शकों को दसना चाहता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ काइंड ऑफ डेवलपमेंट जिस दे विच डेवलपमेंट जो इस तरीके से कराया जाता है कि उस एनवायरनमेंट ਨੂੰ मिनिमम टू मिनिमम डैमेज करता है जी, और उसको इस तरीके से जिमें कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता कि साड़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट है, वो मैक्सिमम जो है हूँ थर्मल या कोल प्लांट से मीट होती है। ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਜਾਂ ਕੋਲ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ तो उसकी वजह से काफ़ी सारे गैसेज एनवायरनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੋਂ ਵਿੱਚ कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। बट यदि असी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल सोलर तो मीट करिए या विंड तो मीट करिए तो ये एक सस्टेनेबल है जी, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है हमेशा रहनी है, सन ਨੂੰ हमेशा रहना ही रहना है जी। और उसकी एनर्जी को असी टैप करिए और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दें तो कोई भी किसी टाइप की कोई गैस एनवायरनमेंट के विच रिलीज़ नहीं होती और एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता जी। तो इस तरीके का डेवलपमेंट की अप्रोच जो है सानू नीडेड है जी 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 बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ कि ਕਿਵੇਂ ਫੋਰੈਸਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੇ, किस तरीके से एनवायरनमेंट ਨੂੰ नुकसान हो रहा है और किस तरीके से ओवर द टाइम जो है इस चीज़ का रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। जो ग्लोबल लेवल पे इसका रिकॉग्निशन होने की वजह ही यही करके है कि ये जो समस्या है ये काफ़ी गंभीर समस्या है और इसका जो निवारण है वो कल्ले कोई एक कंट्री या कल्ले कोई डिपार्टमेंट या कल्ले एक स्टेट के बस की गल नहीं है। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਚਲੋ डिपार्टमेंट अपने लेवल पे काफ़ी एफर्ट करते रहते हैं, सरकारें भी अपने लेवल पे काफ़ी एफर्ट करती हैं, बट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾएंगे ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ आगे आके कंट्रीब्यूट करेगा और इस तो सब तो जो चंगा काम हर एक मनुष्य जो कर सकता है वो काफ़ी ईजी है। वो ये कि अपने आसपास वो ग्रीनरी को कैसे बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अपने आसपास की यदि वो ग्रीनरी को बढ़ाता है, हर एक बंदा एक प्रण ले ले कि मैनू हर साल या 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ या फिर कोई मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ओकेजन आंदा है, किसी का बर्थ होती है, डेथ होती है, कुछ और भी ओकेजन हो, कुछ इस तरह कोई इवेंट होता है, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ वो उसकी मैमोरी ਦੇ ਵਿੱਚ या फिर उस जोइश ओकेजन ਦੇ ਵਿੱਚ भी वो कि एक प्लांट बूटा प्लांट कर सकता है कि भी बूटा ला सकता है कि असी ये बूटा लाया उस मैमोरी ਦੇ ਵਿੱਚ और उसकी रख रखाव करे। तो ये जो उसका है इस एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन रोकने के लिए फॉरेस्ट ਨੂੰ बचाने के लिए उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है और ये काफ़ी ईजी है। तो साड़ी यही कोशिश रहती है ओवर द टाइम की जो डिपार्टमेंटल एफर्ट असी कर रहे हैं काफ़ी सारे करते रहते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰੋ। तो जितने साड़ी लोड़ है ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ काम करने के लिए तैयार हैं, बट ये जो है ये आप अपने लेवल पे एफर्ट लगाइए, अपनी एक जिम्मेदारी समझिए, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्योंकि की होता है कि नेचर जो है ना, साड़ी नेचर जो है, एक कहावत है कि जो नेचर है वो या जो साड़ा जो एनवायरनमेंट है वो जो है असी कोई पुरानी पीढ़ी तो नहीं लिया है, असी अपनी आने वाली जनरेशन तो उधार लिया है जी जी। जिमें कि साढ़े पूर्वज जो हैं वो सानू ये नेचर दे के गए हैं, यदि वो उस टाइम उसको डिस्ट्रक्ट कर दिए होते तो सानू ये नहीं मिलती। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਜੋ ਕਲੀਨ एनवायरनमेंट ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ
ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਫਿਊਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਂ। बिल्कुल सही गल है कि सोशल मीडिया हो या फिर जो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उसका काफ़ी बड़ा अहम रोल है जी। हमेशा से रहा है कोई भी ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ पे भी ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ भागीदारी टाइप की NGOs और सिविल सोसाइटी ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो असी अपने साढ़े लेवल पे काफ़ी एफर्ट सरकारें लगा रही है, डिपार्टमेंट लगा रहे हैं। एक तो साड़ी सब तो बड़ी मैंडेट है जो एग्जिस्टिंग साड़ा फॉरेस्ट है, साड़ा जो एनवायरनमेंट उसको प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए जिवें कि असी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साढ़े कोल काफ़ी सारे एक्ट हैं जो असी इंप्लीमेंट करें उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फॉरेस्ट फायर तो बचाने के लिए भी असी अपने लेवल पे काफ़ी एफर्ट लगाते हैं। फॉरेस्ट फायर तो प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से प्रिपरेशन करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। इसके बाद में जो फायर लग जाती है तो जो इंस्टीट्यूट है साड़ी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून उतों अलर्ट आते हैं। असी जो सारा साड़ा स्टाफ है इनकलूडिंग DFO एज वेल एज अप टू द PCCF लेवल सारे उस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे, उन्होंने तुरंत मैसेज आता है कि भी इतने फॉरेस्ट फायर लगी है इस एरिया के। तो तुरंत जो है साड़ा एक कंट्रोल रूम सेटअप होता है हर डिवीज़न लेवल पे, इवन रेंज लेवल पे भी। तो वहाँ से स्टाफ जो है तुरंत मौके पे जाके और आग नू काबू पाता है। वो तो जो साढ़े स्टाफ है वो रजिस्टर्ड। इसके अलावा असी जो आसपास के जो विलेजेस हैं जो फॉरेस्ट एरिया के नज़दीक वाले हैं उन्होंने सरपंच भी एज वेल एज जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी होती है साड़ी उन्होंने मैंबर भी एज वेल एज ऑल भी जो प्रोविंशियल थोड़े से इन्फ्लुएंस लोग हैं उन्होंने असी रजिस्टर कराते तो उन्होंने भी मैसेज आता है तो उसके थ्रू भी साढ़े को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है जी। ये प्रोटेक्शन की परस्पैक्टिव यदि मैं गल करा। इसके नाल जिवें कि कोई एनक्रोचमेंट करता है तो किवें एनक्रोचमेंट तो छुड़ाना है एज वेल एज एनक्रोचमेंट को किवें रोकना है, ये भी असी कंटिन्यूसली उसकी एरिया की मॉनिटरिंग करते हैं, एरिया की जो है ट्रैक करते हैं कंटिन्यूसली स्टाफ जो है साड़ा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग जो फॉरेस्ट है उसनू किवें ऑर्डेंस करिए तो एज वेल एज और किवें नवे एरिया नू ग्रीनरी दे अंदर लाना जी। उसके लिए जो पंजाब के परस्पेक्टिव में मैं बात करना चाहता कि इसके लिए साढ़े स्कीम्स हैं जो असी इम्प्लीमेंट कर दें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पन कैंपा, पंजाब कैंपा स्कीम जो है। इसके अंडर की होता है कि जो कि ओवर द टाइम काफ़ी सारा फॉरेस्ट एरिया जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर में नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए डाइवर्ट होता है, जैसे रोड के लिए, रेलवे के लिए। उसके लिए जो कंसर्न यूजरेंसी होती है वो सरकार ਨੂੰ पैसा सबमिट कर दिए कैंपा फंड ਦੇ ਵਿੱਚ। उसी कैंपा फंड का ਅਸੀਂ यूटिलाइज करते हैं फर्दर प्लांटेशन ਦੇ ਲਈ और आने सालों ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे जिथे साढ़े को लैंड अवेलेबल होती है। तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम वो पन कैंपा जो साढ़े को है उसके थ्रू असी प्लांटेशन करवाते हैं, हर साल प्लांटेशन करवाते हैं जी। उसके अलावा एक ग्रीन पंजाब मिशन है। ग्रीन पंजाब मिशन का बेसिकली जो स्कीम उसका टारगेट रहता है कि किवें असी नॉन फॉरेस्ट एरिया नू कवर करिए, जिवें कि कोई इंस्टीट्यूशन लैंड है, आर्मी की हो, BSF की हो, या फिर कोई पंचायत डिपार्टमेंट की हो, या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन की हो, डिपार्टमेंट की हो, उस पर प्लांटेशन करवाना। एज वेल एज जो साड़ा टारगेट रहता है कि असी अर्बन एरिया नू कवर करिए, क्योंकि अर्बन एरिया तो ग्रीनरी काफ़ी घट रही है। उसकी वजह से की होता है कि
ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ हैं कि ਜਿਵੇਂ कि ਅਸੀਂ सिटी एरिया ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ हैं ਸਾਨੂੰ जो बाहर का होता है उसकी बजाय 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर जो ज़्यादा फील होता है सिटी एरिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ जो नॉर्मली ਕੀ ਹੁੰਦਾ है सिटी एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ जगह काफ़ी घट अवेलेबल होती है तो उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करिए तो उसके लिए साढ़े को जो कुछ कंसेप्ट हैं मियावाकी टेक्निक के थ्रू असी नानक बगीची बनाते हैं पवित्र वन बनाते हैं तो जो ग्रीन पंजाब मिशन है इसके अलावा कुछ नेचर पार्क भी अवेयरनेस पर्पज़ के लिए एज वेल एज उसमें जैसे कि कोई वेस्ट लैंड पड़ी उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो उसमें असी नेचर पार्क टाइप का डेवलप करते हैं ताकि लोग भी टहल सकें उसका यूटिलाइज भी हो सके एज वेल एज ग्रीनरी भी बढ़ सके। तो ग्रीन पंजाब मिशन जो स्कीम है उसका फोकस जो है बेसिकली इस तरफ ही ज़्यादा रहता है जी। इसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ग्रीन इंडिया मिशन भी स्कीम है जो कि स्पेसिफिकली फोकस करती है कंडी एरिया की तरफ जो साडा कंडी एरिया है उस पर फोकस कर दी है। इसके अलावा जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्रो फॉरेस्ट्री ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ यदि फार्मर अपने खेत ਦੇ ਵਿੱਚ बूटे बूटे लाते हैं तो उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं जी। तो ये काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं सरकार वालों चलाई जा रही हैं जो कि और मैं सारे दर्शकों को दसना चाहता कि इसी जो 7.5% का 2030 तक जो टारगेट सैट किया है पंजाब ਨੂੰ ग्रीन बनाने ਦਾ 7.5% तक एरिया लेके जाना है जी। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ प्लांट किते हैं या फिर ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंटा ਨੂੰ सप्लाई किते हैं या फिर फार्मर्स ਨੂੰ सब्सिडी प्रोवाइड कराई थी की थी जिसके थ्रू वो भी अपने खेतों में तो लगभग 3 करोड़ बूटे तो 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ हैं जी जी। और ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ ਤੇ ਮਿਆਵਾਕ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਆਵਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਥੇ ਮਿਆਵਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਵਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। तो बेसिकली मियावाकी टेक्निक का पर्पज़ की ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि जैसे 1 हेक्टेयर एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 बूटे ला रहे हैं तो 1000 बूटे ला रहे हैं तो वो एक तरीके के प्लांट हो गए जिਵੇਂ कि नीम लाता शीशम हो गया अपना जामुन हो गया अर्जुन हो गया बट उसमें 3x3 का जो डिफरेंस रह गया दो प्लांट के बीच में जो स्पेस आ गया। मियावाकी टेक्निक ही कहते हैं मियावाकी टेक्निक के अकॉर्डिंग एक छोटा एरिया लो उसमें आप सारे के सारे प्लांट लाओ अपर लेयर वाले भी मिडिल कैनोपी वाले भी लोअर वाले भी एज वेल एज श्रब्स हर्ब्स सारे लाओ और उन्होंने एक डेंस फॉरेस्ट डेवलप करो। तो बेसिकली ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਈ और भी ਗਊਮੂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ जीवामूत्र हो गया उन्होंने मिक्स करके सॉइल ਨੂੰ प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है। उसके बाद में ये जितने भी मैं प्लांट में दस रहा हूँ जो हर लेयर वाले छोटे तो लेके बड़े तक उसमें बिल्कुल पास लाए जाते हैं उस सॉइल के ट्रीटमेंट होने करके उन जो मियावाकी टेक्निक के थ्रू जो प्लांट लाए जाते हैं ये साडा ऑब्जर्वेशन भी है जो असी ऑब्जर्व भी किया जो हूँ पिछले सालों के जो मियावाकी टेक्निक के थ्रू जो प्लांट लाए उन्हों की ग्रोथ काफ़ी चंगी होती नॉर्मल प्लांटेशन की बजाय क्योंकि जो प्लांट होंगे हर लेयर वाले वो एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे एज वेल एज जो सॉइल होती है वो प्रॉपरली ट्रीट की जाती है। तो उसी मियावाकी टेक्निक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ का नाम दिता जी जो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दाड़े थे ये ਅਸੀਂ स्टार्ट किया सी और ਹੁਣ तक ये कंटिन्यू चल ही रहा है ਅਸੀਂ इसनों और भी आगे लेके जा रहे। इसमें ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि जैसे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ही आ गया या फिर कोई सिटी एरिया है या फिर कोई छोटी पंचायत की लैंड है कोई शमशान घाट है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ एक कॉर्नर छोटा सा कवर करिए 200 to 500 स्क्वायर मीटर का स्पेस लेना है उसमें ਅਸੀਂ 500 to 550 प्लांट ला देंगे अच्छा 200 to 500 स्क्वायर मीटर वाले एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ और यदि मैं पठानकोट फॉरेस्ट डिवीज़न की गल करा स्पेशली तो इस साल ਅਸੀਂ 200 के करीब नानक बगीची जो है अच्छा लाई है जिस दे विच मोर दैन 50 जो नानक बगीचे वो स्कूलों के कॉलेजों के विच है बाकी जो है जिवें पंचायत लैंड है और वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं और पिछले सालों के विच भी असी जो नानक बगीचे लाई हुई सी वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी और ये एक जिवें कि रोड साइड के विच लगी है तो आम जाते जाते लोगों को दिखती है और एक अच्छा मैसेज आता है। तो ये जो नानक बगीची वाला कंसेप्ट है पंजाब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि पंजाब में लैंड की घाट है तो सानू जो एग्जिस्टिंग लैंड जितनी साढ़े को अवेलेबल उसी का ही बेस्ट यूटिलाइज करना जी होता है, जी। तो इसके लिए एक अच्छा कंसेप्ट है। ਮਤਲਬ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 7.5% ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरिया उसके विच स्कोप काफ़ी लिमिटेड, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पंजाब दे विच कवर हो चुके हैं जी। हुण जो साडा फोकस है वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पे है कि किवें जो आउटसाइड जो एरिया अवेलेबल है उसकी ग्रीनरी वध तो वध बढ़ाइए जी। उसी के लिए जो है असी जैसे ग्रीन पंजाब मिशन के थ्रू प्लांटेशन करवा रहे हैं, या फिर जो अदर डिपार्टमेंट उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट असी प्लांट सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग मानसून सीजन, तो नाल असी जो है फार्मर्स हैं उन्होंने सबसिडी देंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। एग्रो फॉरेस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री कंबाइंड चलती है कि फार्मर साथ साथ में जैसे यूकलिप्टस या पॉपुलर लगा के उसके नाल वो जो अपनी एग्रीकल्चर करें ट्रेडिशनल, चाहे वो गेहूँ की हो या फिर और कोई भी फसल हो, उन्होंने नाल ले सकते हैं। और आप जी के माध्यम राही मैं दर्शकों को भी दसना चाहता कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है जिस दे पॉपुलर और सपेदे जो लाते फार्मर लाते उन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट है सबसिडी प्रोवाइड कराती है 60 रुपीज़ पर प्लांट फॉर 3 ईयर्स के लिए, 30 + 15 + 15 प्लस इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट एक जो पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब है वो एक इनिशिएटिव दे विच पूरे कंट्री दे विच पहला स्टेट है जिसने कार्बन क्रेडिट जो स्कीम है इंप्लीमेंट की है। कार्बन क्रेडिट इंप्लीमेंट करने में जो फार्मर ने यूकलिप्टस और सपेदे पुराने सालों के विच लगाए सी जी, उन्होंने वालों कितना कार्बन स्टोर किया गया उसनू मार्केट रेट ते डिसाइड करके हर एक फार्मर नू पर क्रेडिट ते $8 की जो है सब्सिडी दी गई है, जिस दे विच जो कंडी एरिया के फार्मर है मोहाली तो लेके पठानकोट तक वो करीब करीब मेरे ख्याल से 3,500 से ऊपर फार्मर कवर असी किते हैं, और उन्होंने 45 करोड़ के लगभग सब्सिडी जो है इस कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म के थ्रू दी जानी, जिसकी पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दी हुई है। जी जी। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਲਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।